Hello and good evening, everybody. So, today we are going to start with child rearing practices in India. जो हमारी ये चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस है, इसका मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है जहाँ पर बच्चे की अपब्रिंगिंग हमें कैसे करनी है। ठीक है, पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, पेरेंट्स की केयर गिविंग किस तरीके से होनी चाहिए, इसके साथ साथ में पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग में क्या क्या चीज़ों की एडॉप्शन होनी चाहिए और क्या क्या अकॉर्डिंग टू द जनरेशन एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू एरा क्या चेंजेस आने चाहिए, पहले के बच्चों में और अभी के बच्चों में क्या डिफरेंसेस लेके आना है। तो ये सारा चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस होता है, यानी एक बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। तो ईसीसी जो है ये हमें ये भी बताता है कि कैसे पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए बच्चों में और किस टाइप की और कैसी केयर देनी चाहिए। एज अ केयर गिवर, एज एन ईसीसी ट्रेनिंग, you have to understand that what are the health effects at the developmental stage, and what is the development age, and what is the mentality or the thinking or the capability of the child। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको जानना और समझना जरूरी है। एक प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट बच्चे को जब मिलता है तो बच्चा वैसा और उसी हिसाब से अपने आप को ढालता है। So, as a ECC and trainee, you have to know that you have to create an environment so that the learning happens। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने कल समझा था, नेचर और नर्चर, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने समझा था कि नेचर और नर्चर, उसमें नर्चर क्या था, नर्चर था एनवायरनमेंट, राइट। जो और जैसा एनवायरनमेंट आप बच्चों को देते हैं वैसा बच्चे अपने आप में खुद को ढालते हैं, राइट। ये चीजें हमने समझी थी। तो एनवायरनमेंट, अब ईसीसी क्या कहता है कि एक प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट बच्चे को दें। ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर आपकी प्रिपरेशन एज एन ईसीसी कोच, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी रहे कि हमें ये बच्चे को ऐसा ही सिखाना है और यही चीज सिखाना है और ये चीज आएगी। इस तरीके से अगर हम कुछ काम करेंगे तो उसका रिवर्स एक्शन ऐसा होगा। ठीक है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पर एज अ प्राइमरी केयर गिवर इन दी अर्ली चाइल्डहुड केयर आपको ध्यान देना है। मदर इज द फर्स्ट केयर गिवर ऑफ द चाइल्ड इन द फैमिली। आफ्टर दैट the first caregiver is the mother teacher, who where the child is going to come and learn different things with different children अंडर वन रूफ। अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग घेरे में बच्चे जो चीजें सीखते हैं वो सारी चीजें जो हैं हम यहाँ पर एक अलग वे में वो सीखेंगे और पढ़ेंगे। ये चीज की जो मेंटालिटी होती है बच्चों में वो यहाँ पर एज एन ईसीसी केयर गिवर आपको समझनी है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है किसी भी बच्चे के लिए, केयर गिविंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है चाइल्ड प्रोटेक्शन। जब हम मदरलीहुड की भी बात करते हैं तो पहले प्रोटेक्शन जरूरी है। जब बच्चे को सेफ्टी और प्रोटेक्टिविटी समझ में आती है या दिखती है तभी जो है वो बच्चा केयर गिवर कहलाता है। सॉरी, वो पेरेंट या वो टीचर जो है वो केयर गिवर कहलाता है, बिकॉज वहां पर बच्चा अपने आप को सेफ महसूस करता है। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको अच्छी चाइल्ड रेयरिंग करनी है तो आपको केयर अच्छा देने के लिए सबसे पहले बच्चे को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट देना है। तो प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट में सबसे पहला जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होगा दैट विल बी द केयर गिविंग। ठीक है। वो होगा क्या, केयर गिविंग होगा। ठीक। तो केयर गिविंग कैसे और किस प्रकार से होगा उसको जानने और समझने के लिए सबसे पहला हमने प्रोटेक्शन समझ लिया। अब प्रोटेक्शन के बाद में आता है न्यूट्रिशन।
ठीक है। जनरल न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड, जंक फूड की इंफॉर्मेशन छोटे बच्चों को मतलब जो बच्चे ईसीसी में आते हैं तब। और फिर इसके बाद अगर बच्चा एकदम इन्फेंट है यानी प्ले ग्रुप में या किसी ऐसी चीज में आ रहा है, तो इस दौरान जो है बच्चे को ये जानना समझना जरूरी है कि उनके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, जैसे कि टच, हियर, स्मेल, टेस्ट, ऐसी सारी चीजों का उसको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये सेंस ऑर्गन्स की एबिलिटी को भी बच्चा समझ ले। ठीक, तो ये सब क्या हो गया, बच्चे की हेल्थ और बच्चे के न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीजें जो इन जनरल स्टेजेस में होना जरूरी है। अब इसके बाद आ जाते हैं फैमिली सिमुलेशन। फैमिली स्टिमुलेशन कैसे होगा कि फैमिली का कैसा और किस तरीके का सपोर्ट है, बच्चे को कैसी और किस तरीके की केयर फैमिली में दी जा रही है, ओवर प्रोटेक्टिव है, जनरल है, या एक्स्ट्रा केयर दी जा रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। As an ECC trainee, you have to understand that the parent must not be overprotective and over careful so that the child is not developing his or her own self. बच्चा खुद से ग्रोथ नहीं कर पाता है अगर बच्चे को एक्स्ट्रा केयर या ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो है वो दी जा रही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं इन पर देखेंगे और फिर समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रिवीजन दिया है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। सो हमने बेसिकली इस चैप्टर में फैक्टर्स देखे थे जो चाइल्डहुड को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला था नेचर नर्चर, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। फिर हमने बेसिक एक्सरसाइजेस जो ज़रूरी हैं, जेंडर ऑफ द चाइल्ड, एंड देन न्यूट्रिशन, फैमिली इन्फ्लुएंस, ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस, and socio-economic status, hygiene, sanitation practices, immunization, maternal health, ये सारी चीजें देकर फिर हमने पूरे आर्टिकल्स को समझे थे। उसके बाद हमने बाद में आज चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस को समझ के इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। आज हम एंटर होएंगे ईसीसी पॉलिसीज, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया। अब ये जो है ईसीसी पॉलिसी, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी वेरी बोरिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन ये है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग और कंफ्यूजिंग होता है। इसीलिए मैं इस चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आपको बेसिक जो है इसका नॉलेज हो जाए। अब इसको आप अपने पुराने नॉलेज के साथ अगर आप लिंक करेंगे तो इस चैप्टर में पूरे हम पॉलिसीज समझना चाह रहे हैं कि ईसीसी के लिए क्या क्या पॉलिसीज आई थी और अब क्या क्या पॉलिसीज में चेंजेस आने वाले हैं, और बहुत से क्या क्या अपडेट हो चुके हैं आज के ज़माने में। तो सबसे पहली पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जहां पर क्या किया गया था, 3 आवर्स का इंट्रोडक्शन किया था। एंड व्हाट वर द 3 आवर्स, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, यानी र, र, र का साउंड, रीड र, राइट र, अर्थमेटिक र, के बाद जो र आ रहा है इसलिए उसको 3 आवर्स कहा गया। तो मतलब बच्चे को प्रॉपर रीडिंग आ जाए, बच्चे को प्रॉपर राइटिंग आ जाए और बच्चे को प्रॉपर कैलकुलेशन आ जाए, बस ईसीसी का यही काम होता था। मतलब इतनी बेसिक चीजें आ जाएं तो बच्चा जो है वो आगे की पढ़ाई के लिए रेडी हो चुका है, ये पॉलिसी का मानना था। ठीक है, इसके बाद में 1993 में आईसीडीएस की संस्थापना हुई, जहां पर पढ़ाई के साथ साथ न्यूट्रिशन को भी फोकस दिया गया। ये बताया गया कि न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो बच्चों का दिमाग भी नहीं खुलेगा और अच्छे से ना ही पढ़ाई हो पाएगी, और बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे की सर्वाइवल के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तब न्यूट्रिशन आ गया। अब न्यूट्रिशन के बाद आया एनपीसी, नेशनल पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रन इन 2013।
अब इसमें क्या बताया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो आईसीडीएस आई, उन्होंने तो हेल्थ को ऐड कर दिया, यानी न्यूट्रिशन को ऐड कर दिया। बट यहाँ पर सब कुछ एक साथ आ गया, जैसे कि बच्चे का सर्वाइवल, मतलब बच्चा जीवित रहेगा तभी तो ये सारी चीजें हो पाएंगी। फिर हेल्थ न्यूट्रिशन तो पहले ही आ गया था। बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेजेस, बच्चे की एजुकेशन और उसकी खासकर प्रोटेक्शन, जो अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा था, ये सारी चीजें भी इस चिल्ड्रन पॉलिसी के अंदर आ गई। ठीक है। जो यूनिसेफ पॉलिसी थी, जो वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है यूनिसेफ की, जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड एंड चिल्ड्रन एजुकेशन फंड वाला जो हमने कल देखा था, तो वो जो है वो दैट इज ग्लोबल, ठीक है ना। वो ग्लोबली एक्टिव होता है और वो ग्लोबली ही चैनलाइज्ड होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जब हम प्रोटेक्शन और सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, तो भारत में ये पॉलिसी 2013 में जाकर एक्टिव हुई। तो इन सारी चीजों को देखा गया। तब ओवरऑल अगर आप ध्यान दें तो बच्चे के सर्वांगीण विकास पर काम करने के लिए 2013 के बाद से ये चीजें कार्यरत हुई। ठीक है। तो इसको आज से 12-15 साल पहले एक्टिवेट करने की कोशिश की गई थी। 1974 में एक्चुअली एनपीसी की संस्थापना हो गई थी, लेकिन उसको अच्छे से चैनलाइज नहीं किया गया था। लेकिन 2013 में इसी पॉलिसी को रिवाइज करके और फिर आगे बढ़ाया गया। तो ये 2013 की जो पॉलिसी है, अगर आप डालेंगे उसमें इंटरनेट पे, तो फिर आपको ये काफी अच्छे से ये चीजें मिल जाएंगी। फिर इसके बाद में है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे हम नेशनल हेल्थ मिशन कहते हैं। इसी के अंतर्गत एड्स और बच्चे की हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी बच्चों की प्रॉब्लम्स है, जो टीकाकरण और ये सारी चीजें आती हैं, आंगनवाड़ी बालवाड़ी में न्यूट्रिशन की चीजें मिलना, प्रेग्नेंट मदर को आंगनवाड़ियों से संपर्क करना, तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। ये होता है नेशनल हेल्थ मिशन, जहां पर जच्चा बच्चा दोनों की देख रेख एकदम इक्विटेबल और अफोर्डेबल क्वालिटी मतलब जब पैसा वैसा तो लगता नहीं, गवर्नमेंट तरीके इस गवर्नमेंट से मिलता है, लेकिन क्वालिटी जो है वो प्रॉपर अफोर्डेबल होती है। मतलब एकदम वर्स्ट भी नहीं होता और एकदम बहुत अच्छा भी नहीं होता है, मतलब एकदम एडवांस नहीं, जैसे प्राइवेट जगहों पर एकदम बहुत ज्यादा खर्चा करो तो फिर एकदम आपको प्रॉपर फैसिलिटीज मिल जाती है। बट यहाँ पर एक अफोर्डेबल कंडीशन में जो चीज़ एक जनरली हर किसी को सूट हो, किसी को नुकसान नहीं हो और किसी की सर्वाइवल पर असर ना करे, वैसा और उस तरीके से ये एनएचएम जो है वो काम करता है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? अब तक हमने जो पॉलिसीज देखी, सबसे पहली क्या थी? 1986 में एजुकेशन पॉलिसी। फिर उसके बाद में हमने देखी न्यूट्रिशन पॉलिसी। फिर उसके बाद में एनपीसी, जो ओवरऑल प्रोटेक्शन पॉलिसी। फिर उसके बाद में रिवाइज किया उसको 2013 में। फिर ये हेल्थ मिशन जो आया, हेल्थ मिशन के बाद में 2012 से 2017 तक ईसीसीई का सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, जिसको आईसीडीएस के अंतर्गत नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन डाल दिया गया। मतलब अब यहां से प्री स्कूल्स होना स्टार्ट हो गए। मतलब अब तक प्री स्कूल्स नहीं होते थे, आंगनवाड़ीज और बालवाड़ीज में बच्चे जाते थे और प्री स्कूल्स नहीं होते थे, सीधा डायरेक्टली जो है बच्चे 1 क्लास में जाते थे, है ना। लेकिन अब जो है प्री स्कूल्स होते थे, नर्सरी एलकेजी यूकेजी बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का रोल जो है नहीं होता था। यहाँ से अनएडेड गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर प्री स्कूल्स का प्राइवेट स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और वॉलेंट्री सेक्टर्स, यानी जो स्वयं से संचालित सेंटर्स हैं, यहाँ पर संचालन जो है पूरे भारत में होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में प्री स्कूल को कोई जगह नहीं थी। ठीक है। इवन 2020 तक प्री स्कूल्स को गवर्नमेंट के स्कूल्स में कोई जगह नहीं थी। ये तो अब एनईपी 2020 ने आकर ये सारी चीजें कर दी है, जहाँ पे बाल वाटिका की
शुरुआत हो चुकी है केंद्रीय विद्यालय में और सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन पहले ये सब नहीं था। ठीक है। फिर इसके बाद जो अगली पॉलिसी आई वो थी न्यू बॉर्न एक्शन प्लान। अब ये जो न्यू बॉर्न एक्शन प्लान है, इसमें जो बच्चों को जन्म लेने से पहले ही मृत्यु दे दी जाती थी, खासकर गर्ल चाइल्ड को। ठीक है। तो इसके लिए जो है न्यू बॉर्न केयर वाली पॉलिसी आई, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा न्यू बॉर्न सर्वाइवल, यानी न्यू बॉर्न बेबी की मृत्यु ना होए, माँ का केयर अच्छे से होए, प्री कंसेप्शन और एंटीनेटल केयर अच्छे से हो। प्री कंसेप्शन मतलब माँ के कंसीव करने से पहले का केयर, और एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, जब नेवल में नेटल जो नाल है वो लगी हुई है बच्चे के साथ में, उस टाइम पीरियड को एंटी नेटल कहते हैं। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है उस टाइम पीरियड को पोस्ट नेटल कहते हैं। ठीक है। तो ये जो एंटी नेटल केयर है, यानी प्रेग्नेंट मदर की केयर इन शॉर्ट, ये फोकस फिर उसके बाद में लेबर टाइम पे और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो केयर और सुविधा देना, न्यू बॉर्न की तुरंत केयर मतलब जैसे बच्चे की कुछ कुछ सामान जो है हॉस्पिटल से जो मिलता है, ये सारी चीजों पे ध्यान फोकस करना, न्यू बॉर्न के हेल्थ का या वैक्सीनेशन, और ये सारी सारी चीजें, और छोटा छोटा न्यू बॉर्न का केयर, ये सब जो है इस पॉलिसी के अंतर आया। ठीक है। फिर इसके बाद जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने कल भी काफी अच्छे से बात करी थी और चीजों को समझा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है वो रहे उसको हम सस्टेनेबल कहते हैं। जैसे कुछ चीज है, देन दैट वो सस्टेनेबल कहलाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा, जी एक मिनट, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। यस। नेक्स्ट जो हमारा प्लान है दैट इज द NPAC, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पर लास्ट चाइल्ड फर्स्ट ऐसे करके जो फोकस है उसको लिया गया। ये कहता था कि फर्स्ट रैंक जो है उन वल्नरेबल चिल्ड्रन को दिया जाए जो जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो कल्चरल स्टेटस, ज्योग्राफिकल स्टेटस और इनसे आहत होकर ये बच्चे जो है इनको कोई सुख सुविधा नहीं मिल पाती। जैसे कि ये सेक्स वर्कर्स बन सकते हैं ये लोग, मतलब इनसे अफेक्ट किया जा सकता है, चाइल्ड लेबर से अफेक्ट हो सकते हैं, चाइल्ड माइग्रेंट्स हो सकते हैं, मतलब HIV से भी ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे बच्चों को सेव करने के लिए, इन बच्चों को बचाने के लिए जो एक्शन प्लान आया, उस प्लान को NPAC यानी नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को इसके अंदर ना डाला जाए, ये चीज के लिए ये प्लान आया। इट इज फॉर द वल्नरेबल चिल्ड्रन। ठीक है। अचानक रास्ते में कोई बच्चा मिल गया, कोई लड़की मिल गई, कोई लड़का मिल गया, ठीक है, और उसको ले जाकर उधर, ऐसे ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बट इन जनरली जो ये सेक्स वर्कर्स लिखा है इसका ये मतलब होता है जैसे कोठे वोठे पे ले जाकर बेच दिया जाता है, तो और फिर बाद में ये बच्चे कम एज में HIV एड्स और इन सारी डिसीजेस से ग्रसित हो जाते हैं, फिर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, इनको टॉर्चर किया जाता है और बहुत सारी चीजें जो इनके साथ गलत हो रही होती है। तो ये सारी चीजें जो है इनको, इनसे बचाने के लिए, बच्चों को इन सब चीजों से, सेफ चाइल्ड एंड हैप्पी चाइल्डहुड ये वाला कॉन्सेप्ट लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD, इसने ये पॉलिसी लेकर आए, और इस पॉलिसी के अंतर्गत 2016 से बच्चों की सर्वाइवल, बच्चों की डिग्निटी, क्योंकि जब बच्चे का मान सम्मान देखा जाएगा तब जाकर ही तो उसको इस जगह से हटाया जाएगा।
ठीक है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट और सबसे फोरमोस्ट इज प्रोटेक्शन। ये सारी चीजें आएंगी तब जाकर ही ये पॉलिसी काम और एक्टिवेट होगी। तो ये थी हमारी वो अगली पॉलिसी। अब नेक्स्ट आ गया एनएचपी, जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इट इज सेम लाइक नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 2013। यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया माल न्यूट्रिशन पे, क्वेश्योरकर और मरासमस जैसी डिसीजेस, न्यूट्रिशन बेस्ड जो डिसीजेस थी, वो डिसीजेस बच्चों को ना हो, इस पर असर करते हुए जो है यहाँ पर वर्क किया गया 2017 में। इसी को लेकर चलते हुए पोषण अभियान जो है वो चला, और सबसे पहले पोषण अभियान को राजस्थान के झुंझुनू शहर से लाया गया, और यहाँ पर माल न्यूट्रिशन को 2022 तक फ्री करना है, ये लेकर आया। और इस पॉलिसी को 2022 में हासिल भी किया गया। ठीक है। 2022 तक कोई भी अ, बच्चा जो है वो माल नरिश्ड ना हो, मतलब बच्चों को न्यूट्रिशन और नरिशमेंट अच्छे से दिया जाए और पोषण अच्छी तरीके से बच्चों को मिले। ये सारी चीजें हुई, और इसका सबसे बड़ा योगदान जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एमडब्ल्यूसीडी के माध्यम से, आईसीडीएस के माध्यम से ये चीज हुई, जिसमें ये कहा गया कि 0 to 6 years वाले बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टिंग मदर्स के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अच्छे से दिया गया, प्री स्कूल इंफॉर्मेशन, फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीजें जो हैं ये बच्चों को अच्छे से दी गई। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा जो है चैप्टर ये खत्म होता है। यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स, मिड डे, हाँ सॉरी, मिड डे मील स्कीम, जनानी सुरक्षा योजना, ये सारा राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना, ये सारा चीज अब हम कल करेंगे। यहाँ पर ये हमारा इतना पार्ट कंप्लीट होता है, मिड डे मील स्कीम और इसके ऑब्जेक्टिव्स। वी विल बी स्टार्टिंग दिस टुमारो। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। By the time I'll put your attendance.